माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, तो उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा डाटाबेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझने के लिए पहले हमें डाटाबेस को समझना पड़ेगा। डाटाबेस क्या होता है, किसी को पता है डाटाबेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो किसी ना किसी वेबसाइट पे जाके भरते हैं, फिर उसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद वो डाटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा, वो होता है डाटाबेस। यानी जहां पर सारा डेटा स्टोर हो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेबल्स, अलग अलग टेबल का कलेक्शन क्या कहलाता है? डेटाबेस। और वो सारे टेबल एक साथ जुड़े होते हैं किसी ना किसी रिलेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएससी जानते हो, तो एसएससी सब लोगों को पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनकी दो स्कीम्स हैं। कोई भी फॉर्म आता है उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है? ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद जब भी कभी कोई नया फॉर्म आएगा तो आपको दोबारा उतना ज्यादा डाटा भरने की जरूरत नहीं है। आपका ओटीआर पहले से कंप्लीट है, सारी इंफॉर्मेशन ओटीआर में है, बस आपको नए वाले फॉर्म के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। लाइक अभी रिसेंटली कौन सा फॉर्म आया है? अभी सीएचएसएल का फॉर्म आया है। तो जो बच्चा सीएचएसएल भरेगा उसका डाटा भी उसी एसएससी के डाटाबेस में स्टोर होगा। जो बच्चा आगे चलकर सीजीएल का फॉर्म भरेगा उसका डाटा भी एसएससी की ही डेटाबेस में स्टोर होगा। समझ गए? तो सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, और सबका एक कॉमन है ओटीआर। ऐसा थोड़ी है कि सीएचएसएल का भरने के लिए अलग से ओटीआर करना पड़ेगा, सीजीएल का भरने के लिए अलग से ओटीआर करना पड़ेगा। नहीं, ओटीआर का मतलब ही होता है एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड उसके बाद जितने फॉर्म आ रहे हैं, लाइक इसके बाद मान लो कि आएगा एमटीएस आएगा, तो एमटीएस, ठीक है, उसके बाद एक सिलेक्शन पोस्ट है, हाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन पोस्ट कौन सा है अभी? 12 की 11, जो भी है, मतलब 12 आ चुका है। तो मान लो कि अलग अलग फॉर्म आप भर रहे हो, लेकिन सारा डाटा जा कहां रहा है? एक ही जगह, एसएससी के डाटाबेस में। ठीक है, सारा डाटा कहां जा रहा है? एक ही जगह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ी हुई होंगी तभी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा डाटा वो लोग एक जगह रखते होंगे। जैसे जिस बच्चे ने सीएचएसएल अप्लाई किया तो उसका डाटा किस में जाएगा? सीएचएसएल में जाएगा। जिसने एमटीएस अप्लाई किया उसका एमटीएस। अगर किसी ने सीएचएसएल एमटीएस दोनों अप्लाई किया तो सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी है। लेकिन सबका, जिसने कुछ अप्लाई नहीं किया है या जिसने सारे ही पोस्ट पे अप्लाई किया, उन सबका डाटा एक जगह होगा ना कॉमनली ओटीआर में। ओटीआर, तो ये सब क्या है? ये जो एसएससी है वो हम मान सकते हैं कि ये एक डाटाबेस है, डाटाबेस है। और ये जितने हैं ये क्या है? उसके टेबल्स हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं क्या है? टेबल्स। इसका मतलब क्या कि जब भी आप कोई डाटा भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपका डाटा कहां चला जाता है? उस वेबसाइट के डाटाबेस में, लेकिन एक अलग टेबल में। जैसे आपने मान लो सीजीएल का फॉर्म भरा तो वो कहां गया? गया तो एसएससी के डाटाबेस में, बट कौन से टेबल में? सीजीएल में। अब वहां सारा इंफॉर्मेशन नहीं गया होगा, ओटीआर में जो इंफॉर्मेशन है वो इसी में है। आपने जो एक्स्ट्रा चीजें भरी, लाइक क्वालिफिकेशन भरना होता है ओटीआर के बाद, उसके बाद आपको पोस्ट चुनना होता है या फिर सेंटर चुनना होता है, वो सारी चीजें कहां गई? इस टेबल में। तो दोनों टेबल आपस में जुड़े हैं। फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड पे आप नोटिस करोगे कि ओटीआर टेबल के अंदर जो डाटा है वो भी रहेगा, सीजीएल में मतलब आपने जो भरा था फॉर्म भरते टाइम, जो एग्जाम सेंटर वगैरह चुना था वो भी रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी उसमें रहती हैं। तो पूरा का पूरा डाटाबेस जो होता है वो क्या होता है? डाटा को स्टोर करने का एक प्लेस होता है। अब उसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं एंड उन्हीं मल्टीपल टेबल्स में आपका डाटा किसी ना किसी टेबल में स्टोर होता है। इसलिए कहते हैं कि टेबल जो है ना डाटाबेस का प्राइमरी जो है कंपोनेंट है या ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस का जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टेबल, क्योंकि टेबल में ही डाटा स्टोर होते हैं।
डाटाबेस अगर हम कह रहे हैं तो डाटाबेस कुछ नहीं है, डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेबल्स रिलेटेड टू ईच अदर। डेटाबेस अलग अलग टेबल्स का एक कलेक्शन है जो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। समझ गए? तो अब हम लोग जो डाटाबेस बनाएंगे वो किस पर बनाएंगे? अब डाटाबेस बनाने के लिए कई सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आपको डाटाबेस से रिलेटेड काम करना है तो आपके पास पहला क्या है, एमएस एक्सेस। यानी एमएस एक्सेस का यूज करके हम डाटाबेस रिलेटेड काम कर सकते हैं। और कोई है डाटाबेस? बहुत सारे हैं। ओरेकल, ओरेकल कंपनी भी क्या करती है, डेटाबेस प्रोवाइड करती है। तीसरी कोई कंपनी माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल। यहां एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी का मतलब होता है डाटाबेस में से डाटा को फाइंड आउट करना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो माइस्क्यूएल भी क्या करता है, डाटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का ही एक और प्रोडक्ट है एमएस स्क्यूएल, एमएस स्क्यूएल। और कुछ है क्या? साई, अच्छा साइबेस। तो ये सब ना पॉपुलर हैं जो डाटाबेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सबसे पॉपुलर कौन है? तो सबसे ज्यादा लोग ओरेकल और माइस्क्यूएल यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ओरेकल एंड माइस्क्यूएल यूज होता है, एमएस एक्सेस का बहुत कम यूज होता है, ठीक है। आप कोई सा भी वेबसाइट देख लो, कोई सा भी ऐप देख लो, उसके अंदर ओरेकल या फिर माइस्क्यूएल यूज होता है, एमएस एक्सेस को उतना यूज नहीं किया जाता। बट हम एमएस एक्सेस का यूज करके क्या करने वाले हैं, अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डाटाबेस मैंने कहा, इसका मतलब है कि हम जो भी बनाने जा रहे हैं वो डेली एक ही फाइल में बनेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि हमने आज एक फाइल में कुछ बनाया फिर अगले दिन किसी और फाइल में कुछ बनाएंगे, नहीं। तो उसके लिए एक और अप्रोच लेके चलेंगे कि हम बनाने क्या वाले हैं। हम बनाने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हम क्या बनाने वाले हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज अ डाटाबेस, ठीक है। देखो हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और यहां पे शॉर्ट में हमने लिख दिया डीबी, दैट मींस डाटाबेस। अब इस डाटाबेस में कुछ चीजें तो होंगी ना। मान लो आप एक स्कूल चलाते हैं और आपको अपने स्कूल को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, तो आपको वो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं, कुछ वेब एप्लीकेशंस होती हैं और कुछ होती हैं आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। तो हम जो बना रहे हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये उसी सिस्टम में काम करेगा जिस सिस्टम में हम इसे बनाएंगे। जैसे एक्सेल में आपको अगर मैं कह दूं कि सारा रिपोर्ट एक्सेल में तैयार करना है, तो आप क्या करते हो, अलग अलग सीट बना के तैयार करते हो। एक पे मान लो आपने एडमिशन का डाटा रख लिया, एक में आपने पेमेंट का डाटा रख लिया, एक में कुछ और डाटा रख लिया। वैसे ही डाटाबेस बना देंगे, और डाटाबेस में डाटा को अरेंज करना काफी आसान होता है एक्सेल की तुलना में। डाटा को फाइंड आउट करना काफी आसान होता है, लेकिन इस पर वर्क करना काफी मुश्किल होता है। तो समझना है बस, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग करेंगे, और इसमें हम लोग क्या बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, टेबल्स होते हैं। एमएस एक्सेस में हमें क्या पढ़ना होता है, टेबल्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद फॉर्म पढ़ना होता है, उसके बाद रिपोर्ट होता है, क्वेरी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ये मैक्रोज होते हैं, रिलेशनशिप होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट है हमारा, एंड इसी प्रोजेक्ट पे पूरे एमएस एक्सेस पे काम होगा। जितने दिन एमएस एक्सेस चलेगा उस पे काम होगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप अपना एक ईमेल आईडी बना लेना, जिस दिन काम होगा उस दिन लॉगिन करके और उसको अपलोड करते रहना है, ठीक है। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हो तो आप कौन सा टेबल पहले बनाओगे?
डायरेक्ट एडमिशन? नहीं नहीं नहीं, वो तो टेबल के अंदर रहेगा ना। टेबल कौन सा बनाओगे? मेरे हिसाब से सबसे पहला टेबल इंक्वायरी का बना दिया जाए। इंक्वायरी टेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई नई इंक्वायरी आएगी हम उसका डाटा इसमें डाल देंगे। समझ गए? ठीक है, इंक्वायरी टेबल के अंदर हम लोग क्या डालेंगे? इंक्वायरी से रिलेटेड डाटा। चलो मान लिया इंक्वायरी सबने कर ली, उसके बाद अब बारी आती है एडमिशन की। ठीक है, तो अगला जो टेबल बनाओगे वो किसका बनेगा? एडमिशन का। बोलो। हाँ, यस होता है एडमिशन टेबल, फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहेगा, डजंट मैटर, डोंट वरी। चलिए, तो एक बनेगा क्या हमारा? एडमिशन टेबल। और कोई टेबल? हाँ, तो एडमिशन के बाद पेमेंट तो एकदम मैंडेटरी है, तो एक टेबल हम लोग और बनाएंगे विच इज पेमेंट टेबल। ये पहले ही ब्लूप्रिंट हम लोग बना ले रहे हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी का टेबल, एडमिशन के लिए एडमिशन का टेबल, पेमेंट जब भी कोई करेगा तो पेमेंट का टेबल। और उसके अलावा बताओ और कोई टेबल? और कोई टेबल? एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन वो एडमिशन में ही ले लेंगे। स्कूल है ना, तो स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं करके एडमिशन करते हैं डायरेक्ट, तो यहां पर हमने कर दिया एग्जाम फॉर्म, यानी एग्जाम फॉर्म भरेंगे। और एक और टेबल हम बना लेंगे जिसका काम होगा क्या? एग्जाम रिजल्ट, यानी जो भी पास करेंगे उनका रिजल्ट इसमें आ जाएगा। एडमिट कार्ड जनरेट कर देंगे, डोंट वरी, वो रिपोर्ट से बना देंगे। फिलहाल के लिए इतना। देखो, टेबल का काम क्या है? उधर से डाटा लेना है। एडमिट कार्ड तो हमें जनरेट करना है ना, क्योंकि हमारे पास जो सारा डाटा आ जाएगा तो वो सब टेबल में जाएगा। फिर टेबल के डाटा को कैसे यूज करके कैसे एडमिट कार्ड जनरेट करना है वो सब हमारे एंड से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया, अब कनेक्ट हो गया। ये हमने बना लिया, अबे यार क्या कर रहा हूं, हाँ, तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं कि ये सारे टेबल कहाँ रहेंगे? स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो समझ गए पूरी बात। प्रोजेक्ट में अभी हम क्या करने वाले हैं, हालांकि इसके आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे अभी इसमें और चीजें ऐड होंगी, तो फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब टोटल हमारे पास 5 टेबल बनाने हैं, लेकिन उससे पहले डाटाबेस बनाना है। ठीक है, एक्सेस में डाटाबेस कैसे बनाते हैं वो अगला हमारा टॉपिक होगा। आगे बढ़ जाएं? चलिए, तो अगला लिखिएगा क्वेश्चन मार्क करके, हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस। एक डाटाबेस कैसे बनाते हैं। अब कहां पर वो भी ऐड कर लेना, इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में एक डाटाबेस कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट a table in MS Access database। MS Access database में एक टेबल कैसे बनाएं।
click on create tab, click on table design option, click on table design option, type field name and choose data type. And choose data type. After that, press Ctrl S for save the table. Click on home tab, choose view, data sheet view. बस, तो ये तरीका है कोई टेबल बनाने का। अब ये तरीका याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद आ जाएगी। MS एक्सेस खोलना है और खुलने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, यहां से ब्लैंक डाटाबेस लेना है। सब चीज सेम है, एक्सेल किया, वर्ड किया, बहुत सारी चीजें सेम मिलेंगी, बस नई चीजें सीखनी है इसमें। हमने इसको ऑन किया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ब्लैंक डाटाबेस लिखा है और नीचे क्या लिखा है, फाइल का नाम बताओ। अब फाइल का नाम डाटाबेस 3 है। जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आज जिस डाटाबेस पे हम काम करेंगे ना, जितने दिन MS एक्सेस चलेगा उसी डाटाबेस पे काम करना है, क्योंकि रोज रोज हम नए नए टेबल थोड़ी बनाते रहेंगे। आज टेबल बनाया मान लीजिए 2, तो अगले क्लास में 3 टेबल और बनेंगे, तो पहले के 2 टेबल होने चाहिए ना। अब रही बात डिलीट हो जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया अपलोड कर लेना अपना ड्राइव पे। अब देखो यहां पर क्या है, डेटाबेस 23 दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, हम इसका नाम क्या रखेंगे बताओ, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यही है ना डाटाबेस का नाम, फिगर में मैंने दिखाया था। उसके बाद क्या है, लोकेशन चुनो, तो लोकेशन देखो क्या दिख रहा है, सी यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट्स। कहां पर जाकर स्टोर हो रहा है ये, डॉक्यूमेंट्स में, सी ड्राइव के अंदर। बट डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करेंगे तो पता चलेगा कि जिस सिस्टम पे हम बैठे हैं उसी पे खुलेगा, किसी और पे तो खुलेगा नहीं। तो कहां सेव करना चाहिए इसे, डी ड्राइव में। यहां से हम क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं एंड उसके बाद में अपना लोकेशन चुन लेते हैं। तो देखो ये 9 AM DB वाले में, ये 10 AM 8 AM का भी है, कहीं नहीं है, तो बना लेते हैं अपना एक फोल्डर। इसी फोल्डर के अंदर जाकर हम इसे सेव कर दे रहे हैं। तो अभी देखो लोकेशन क्या बन गई, डी ड्राइव के अंदर 8 AM DB। आप लोग भी ऐसा करना है, एक फोल्डर बना लेना और सब लोग एक ही फोल्डर में सेव कर देना अपने अपने नाम से। अच्छा हाँ, अब सब लोग तो नाम रखेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ही, तो फिर पता कैसे चलेगा कौन किसका है। तो आप अपने डेटाबेस के नाम के आगे अपना नाम चाहो तो जोड़ देना, समथिंग लाइक दिस, अमित हाइफन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। कहां सेव हो रहा है, डी ड्राइव 8 AM DB नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर। इससे ना आसानी रहेगी हमें बैकअप भी लेने में। मान लो कि आपने बैकअप नहीं लिया तो हम लोग बैकअप ले लेंगे पेन ड्राइव के अंदर, समझ गए। क्योंकि काम तो रोज एक ही डाटाबेस पे करना है, इस बात को याद रखना। क्रिएट पे जाते हैं और हमारा डाटाबेस क्रिएट होकर आ जाएगा, समझ गए। तो जैसे ही हमने क्रिएट किया, डाटाबेस क्रिएट हो गया
और ये देखो इसने एक टेबल खुद से बना के दिया है। जब भी डाटाबेस नया क्रिएट होगा तो एक टेबल खुद से आएगा, बट इस टेबल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे यहां से क्या कर देंगे, क्लोज। याद रहेगा ये बात, आपको उसके द्वारा दिए गए टेबल से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी में लिखने लगते हैं, गलत तरीका है। तब क्या करें, कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, एकदम डाटाबेस ब्लैंक है, ना तो इधर कुछ डाटा है और ना इधर। याद रखिएगा ये नेविगेशन पैनल है जिसमें सारा चीज दिखाई देगा, जो भी आप बनाएंगे, टेबल जितने भी बनाएंगे वो सब इधर दिखाई देंगे, और उसको खोल के काम करना होगा तो इस साइड होगा। जैसे पावर पॉइंट में होता था, स्लाइड इधर दिखाता था, स्लाइड पे काम इधर होता था। अब देखो टेबल बनाने हैं, मैंने क्या क्या अभी आपको बताया है। मैंने आपको कहा कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, डाटाबेस बनाना है। तो डाटाबेस हमारा हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसके अंदर हम जितने चाहे टेबल बना सकते हैं। फिलहाल हम कौन सा टेबल बनाने जा रहे हैं, इंक्वायरी टेबल। फर्स्टली हम कौन सा टेबल बनाने वाले हैं, इंक्वायरी टेबल। कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, क्रिएट में गए और यहां पर टेबल लें या टेबल डिजाइन लें, टेबल डिजाइन, क्योंकि डिजाइन करना है। डन। अब यहां पर दो चीजें पूछेगा आपसे, फील्ड नेम, डेटा टाइप। फील्ड नेम, डेटा टाइप क्या होता है, फील्ड नेम क्या होता है, डेटा टाइप एक बार समझते हैं। जैसे मान लो फील्ड नेम में हमने रखा इंक्वायरी टेबल है ना, तो इंक्वायरी नंबर सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, इंक्वायरी नंबर। डॉट नहीं लेगा, ये बात याद रखना। इंक्वायरी नंबर के बाद डॉट लगाओगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सो डॉट नहीं यूज करना है। तो टेबल कह रहा हूं, फील्ड का नाम क्या रखा, इंक्वायरी नंबर। ठीक है, ये तो नाम हो गया जो हमें दिखेगा, बट एक्चुअली में इसमें कैसा डाटा रिप्रेजेंट स्टोर होगा। यहां दे रहा है शॉर्ट टेक्स्ट, बट हम लिस्ट को खोलते हैं तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है। अब इसमें से बताओ क्या लेना चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, क्या लेना चाहिए, नंबर। बट आपको याद रहेगा क्या कि ये कितना नंबर इंक्वायरी है, सुबह से शाम तक मान लो 50 लोगों ने इंक्वायरी किया, तो सबका नंबर तो याद नहीं रख पाओगे, सो हम इसको कर देते हैं ऑटो नंबर। इससे क्या होगा, अपने आप ये बढ़ते रहेगा। अगर एक आदमी का डाटा डाल दिया तो दूसरे का अपने आप 2 हो जाएगा। एक्सेल में मैं बताता था ना, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर बढ़ने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता था, इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है ऑटो नंबर। अब अगर आपने इस फील्ड को ऑटो नंबर बना दिया, इसका मतलब क्या, इंक्वायरी नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इंक्रीज होते रहेगा। सही बात है। दूसरी चीज आते हैं, इंक्वायरी नंबर के बाद क्या जरूरी है, नाम, जो इंक्वायरी करने आया है उसका नाम, स्टूडेंट्स, जिसके नाम से इंक्वायरी हुई है उसका नाम, स्टूडेंट्स नेम। अब बताओ स्टूडेंट के नाम को हमें क्या रखना चाहिए, इस पूरे लिस्ट में से बताइए क्या रखना चाहिए। लॉन्ग टेक्स्ट वहां रखना चाहिए जहां पर 3-4 लाइन लिखना हो, और जहां एक सिंगल लाइन में लिखना हो वहां शॉर्ट टेक्स्ट रखना होता है, तो हमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना चाहिए। लॉन्ग टेक्स्ट अगर रखेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ दे देगा लिखने को, 3-4 लाइन हम लिख सकते हैं, तो वहां लॉन्ग टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या ले सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। दूसरी चीज यहां नीचे देखो क्या लिखा है, फील्ड साइज। फील्ड साइज मतलब ये जो स्टूडेंट का नाम होगा वो कितने अक्षर का हो सकता है, कितना दिया है, 255 कैरेक्टर। मैंने कहा नाम ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर का हो, तो यहां पे फील्ड साइज में क्या डाल दिया, 20 डाल देते हैं। फील्ड साइज में डाल दिया 20, ठीक है, हाँ उसको भी काउंट करेगा। अब देखो स्टूडेंट नेम के बाद और क्या मांग सकते हो, इंक्वायरी टाइम। फादर्स नेम तो मांग ही सकते हैं ना, फादर्स नेम। अच्छा वहां स्टूडेंट की स्पेलिंग में गलती हुई है, एस एपोस्ट्रॉफी लगेगा। अच्छा फादर्स नेम का जो अंडर ग्रुप होगा, वो अंडर ग्रुप बोलो या डाटा टाइप बोलो, क्या होना चाहिए, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होना चाहिए। और इसका साइज कितना होना चाहिए, 20 या 25 हो सकता है। चलो उसके बाद बताओ और क्या मांगना चाहिए, इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूं। एड्रेस हाँ पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछ सकते हैं। अब एड्रेस तो लंबा चौड़ा हो सकता है, सो लॉन्ग टेक्स्ट जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बताओ मोबाइल नंबर। अगर हम इंक्वायरी किसी का ले रहे हैं तो मोबाइल नंबर तो इंपॉर्टेंट होगा। मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए, 10 अंकों की नंबर बहुत बड़ी हो जाती है, और नंबर के साथ एक और प्रॉब्लम है कि दशमलव के बाद 2 जीरो अपने आप आ जाएंगे। अगर किसी फील्ड को आप रखोगे नंबर तो उसमें क्या होगा, दशमलव के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। मोबाइल नंबर में ऐसा चाहिए नहीं, और मोबाइल नंबर का कोई कैलकुलेशन करना है नहीं, तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रखो।
शॉर्ट टेक्स्ट में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, बस यहाँ फील्ड साइज कितना कर देना है, 10 कर देना है, जिससे क्या हो कि 10 अक्षरों से ज्यादा मोबाइल नंबर ना ले। समझ गए? तो मोबाइल नंबर में नंबर मत डालना, क्योंकि नंबर डालने पे दशमलव के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, और मोबाइल नंबर में दशमलव के बाद 2 जीरो हमें नहीं चाहिए होता है, ना ही उसकी कोई कैलकुलेशन में जरूरत है। सो हम उसे क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। मोबाइल नंबर के बाद बताओ और क्या लेना चाहिए? हाँ, ईमेल चलेगा, आईडी। अब ईमेल आईडी में शॉर्ट टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूं, बता सकते हो? ईमेल की जगह हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल, मतलब ईमेल के डेटा टाइप में हम लोग हाइपरलिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है डेटा टाइप क्यों चुन रहे हैं? इस फील्ड को एक तरह से वैलिडेशन देने के लिए। अगर कोई एड्रेस में या इंक्वायरी नंबर में टेक्स्ट लिखेगा तो लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वो नंबर को एक्सेप्ट करता है। ईमेल आईडी में आप जो भी लिखोगे वो हाइपरलिंक बन जाएगा। अब आते हैं अगला, बताओ और क्या लेना चाहिए? क्लास। हाँ, कौन से क्लास में है ये भी ले सकते हैं कि किस क्लास के लिए उसने इंक्वायरी लिया है। ठीक है, तो क्लास, अब क्लास में तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा, कोर्स नहीं होगा, स्कूल मैनेजमेंट है ना, स्कूल मैनेजमेंट में कोर्स नहीं होता है, क्लास होते हैं। हाँ, ये ले सकते हैं इंक्वायरी डेट, इंक्वायरी का डेट, कौन सी तारीख को इंक्वायरी लिया था। अब इसमें शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे? नहीं, जल्दबाजी नहीं करना कि ये कि नहीं कि इंक्वायरी डेट लिखा है इंटर इंटर कर दो, नहीं, एक बार इसको चेक करना कि क्या रखना चाहिए, डेट एंड टाइम, ये रखना चाहिए। समझ गए? अच्छा, इंक्वायरी डेट के बाद और क्या ले सकते हैं? नहीं, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इंक्वायरी टाइम नहीं ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी इंक्वायरी टाइम नहीं लिया जा सकता, वो एडमिशन टाइम होता है। कोई भी नहीं बताएगा ना इंक्वायरी टाइम। सपोज करो कि इंक्वायरी टाइम आप उससे पूरा डिटेल ही मांग रहे हो, तो वो नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि उसको तो बस इंक्वायरी पूछताछ करनी थी, सारा डिटेल क्यों देगा? ज्यादा से ज्यादा वो अपना नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब बता सकता है। किस क्लास के लिए इंक्वायरी किया है, इंक्वायरी की डेट क्या है, ये बता सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं बताएगा। तो हम एक चीज डाल देंगे, विच इज रीमार्क्स, एंड रीमार्क्स में डाल देंगे लॉन्ग टेक्स्ट। रीमार्क्स होता है हमारे लिए, हमारी उससे क्या बातचीत हुई, इस चीज को लिखने के लिए हम किस में लिख देंगे? रीमार्क्स में लिख देंगे, ताकि हमें याद रहे कि इससे बातचीत क्या हुई थी। समझ गए? इंक्वायरी टाइम हमारे बीच क्या होगी? बातचीत होगी। अब उससे क्या बात हुई, क्या उसने बोला, 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, वो सारी बातें हम कहाँ डाल देंगे? रीमार्क्स में डाल देंगे। समझ गए पूरी बात? अब इसमें एक चीज और मैंडेटरी होती है, विच इज प्राइमरी की। यहां पे दिया है प्राइमरी की। प्राइमरी की डाटाबेस को एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, डुप्लीकेट डाटा एंट्री होने से रोकता है। जैसे मान लो कि आप क्या चाहते हो कि कौन सा डाटा डुप्लीकेट इसमें नहीं होना चाहिए। एड्रेस, हो सकता है एक ही एड्रेस के 2 लोग आ जाए इंक्वायरी करने। नाम, हो सकता है अभी जो इंक्वायरी करके गया अगला बंदा आया उसका भी नाम सेम ही हो। तो क्लास के लिए भी तो एक ही क्लास के लिए मल्टीपल लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर को रखा जा सकता है इंक्वायरी प्राइमरी की उसे बनाना चाहिए जिसको डुप्लीकेट नहीं करना है, मतलब जो दोबारा नहीं होना चाहिए। बट यहां पर हम बनाएंगे इंक्वायरी नंबर को प्राइमरी की। पता है क्यों? इंक्वायरी नंबर को प्राइमरी की बनाने से फायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चाहे तो अपना इंक्वायरी ले सकता है। मान लो आज कोई इंक्वायरी लेकर गया, सर्टिफाई नहीं हुआ, अगले दिन फिर आया या फिर 1 महीने बाद फिर से इंक्वायरी करने आ गया, तो उस केस में वो मोबाइल नंबर तो दोबारा से अपना वही देगा ना। अगर मोबाइल नंबर को वैलिड कर दोगे तो फिर कहेगा कि डाटा ऑलरेडी है आपके पास टेबल में और दोबारा नहीं होगा। मान लो आपने किसी वेबसाइट पे, जैसे मैं एसएससी वाला एग्जांपल दे रहा था, ओटीआर कर लिया है, दोबारा ओटीआर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वन टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर या मोबाइल नंबर जो है वहां पर क्या हो चुकी है, एक बार दर्ज हो चुकी है। तो एक बार जब हो चुका है तो क्या लिखता है? दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर रजिस्टर्ड, ऐसा लिखता है। तो इसका मतलब है कि उसमें मोबाइल नंबर को वैलिड कर रखा गया है कि मोबाइल नंबर शुड नॉट बी डुप्लीकेट, मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। यहां पर हम किसे डुप्लीकेट नहीं करना चाहते हैं? इंक्वायरी नंबर को। सो उसे हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की जिस फील्ड को बनाया जाएगा वो फील्ड टेबल में डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर किसी को इंक्वायरी नंबर 1 मिल गया तो दोबारा किसी और को इंक्वायरी नंबर 1 नहीं मिल सकता। समझ गए? ठीक है। तो अच्छा, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की लग सकता है, एक से ज्यादा नहीं लग सकता। समझ गए? इतना फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद सेव कर लेना है। इसे किस नाम से सेव करेंगे भाई?
इंक्वायरी टेबल है ना, तो टेबल से करेंगे इंक्वायरी टेबल, एंड उसके बाद कर दिया ऐसे सेव। जैसे ही सेव करोगे देखो साइड में आ गया। ठीक है, अब फटाफट ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिएगा क्रिएट इंक्वायरी टेबल, हेडिंग में डाल लीजिएगा क्रिएट इंक्वायरी टेबल, और कितना लिखना है वो भी बता दूं, बस ये वाला पोर्शन लिखना है। ठीक है, एक मिनट, मैं स्क्रीनशॉट लेके लगा दे रहा हूं उस पे। इसको बना लीजिए फटाफट, और हेडिंग क्या डाल देना, अब टेबल बनाने का प्रोसेस तो सबको पता है, लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, बस उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक टेबल आपको बनाना है। याद रहे डाटा टाइप गलत नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की जरूर लगना चाहिए टेबल में, ये मैंडेटरी है प्राइमरी की। बस रिमार्क्स तक लिखना है, उसके नीचे का ये जनरल लुकअप वो सब मत लिखना।